सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि महंगाई में वतन अजीज़ ने अफ्रीकी ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। हद तो यह है, एशिया में महंगे तरीन ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया है। ये होशरुबा इंकशाफात आलमी इक़्तिसादी जरीदे ट्रेंडिंग इकनॉमिक्स ने अपनी रिपोर्ट में किए हैं, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में भी हालात पाकिस्तान से अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तानियों के लिए चीनी से लेकर पेट्रोल और स्टॉक मार्केट से लेकर डॉलर की उड़ान तक कोई अच्छी खबर नहीं। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे का खदशा है, जबकि डॉलर रोज महंगा होने के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क बहुत बढ़ गया है। ओपन मार्केट में तो डॉलर 330 रुपये में नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हर शोबे में ही मुआशी मर्ज बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, जिससे सरमाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुआशी तज्जियाकार मुआशी गिरावट के ताने बाने सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से जुड़ रहे हैं। इलेक्शन और फिर मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली को हल तजवीज़ कर रहे हैं, मगर सितम यह है कि इलेक्शन होते किसी को नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन कराने के। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज कर दी। रिमार्क्स ये थे कि 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा है, इलेक्शन कमीशन इससे आगे जाने का इख्तियार नहीं रखता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फर्द जुर्म से कम नहीं। अदालत ने अपने फैसले में और क्या कहा है और इस फैसले के असरात क्या होंगे, इसी से आगाज करेंगे। राजा खालिद महमूद एडवोकेट माहिर कानून हैं, उन्होंने मेरे मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। राजा साहब, अब होगा क्या? 14 मई तो कब की गुजर गई, तो अब क्या हो सकता है इसमें? क्या तौहीन अदालत भी लग सकती है या बस अब एक फैसला होगा और ये पड़ा रहेगा तारीख में? देखिए ना, कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर नया सेंसिस हो जाए, नई मरदमशुमारी हो जाए, नया डेटा सामने आ जाए पॉपुलेशन का, तो फिर आपको हल्का बंदियां करनी है। ये जो सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट का, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है। फिर सेक्शन 57 में अमेंडमेंट कर दी गई और उस अमेंडमेंट के ज़रिए ये सारा जो प्रीरोगेटिव है ये हो गया इलेक्शन कमीशन का, यानी ये उनका टास्क है, ये उनकी जॉब है टू कंडक्ट द इलेक्शंस। तो मैं बाकी जो 90 दिनों की बात आ रही है वो तो ये था कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शंस। चूंकि अब मरदमशुमारी हो गई तो ये रुकावट आ गई रास्ते में। अब कितने दिनों के अंदर होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ और ना ही इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि नई मरदमशुमारी आने के बाद, नया डेटा सामने आने के बाद इलेक्शन की कितने दिनों के अंदर करवाना जरूरी है। लेकिन सर, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये तो 14 मई वाला है, उसके बाद फिर नई मरदमशुमारी की तौसीक की गई, उसके बाद हल्का बंदियों का मामला तो बाद में आया। ये तो पंजाब इलेक्शंस के हवाले से बात है, उसमें अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया नजरसानी अपील भी खारिज और 14 मई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बरकरार। अब देखें ना, अजीब सी बात है। वैसे मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगहों पे अपने अख्तियारात से, अपनी जुरिस्डिक्शन से, अपने हदूद से तजावज़ किया, ट्रांसग्रेस किया अपनी अथॉरिटी से। उसकी एक वजह तो वो है जो सेक्शन 63 को डिफाइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट रीराइट कर दिया था पंजाब असम्बली के हवाले से। उसका प्रॉब्लम ये बना उसके बाद कि पंजाब भी बिल्कुल बैठ गया और हमारी मैशियत यानी कहाँ से कहाँ जा पहुंची। तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी ज़रा इन चीज़ों पे देखना होगा कि वो फैसला जो इम्प्लीमेंट ना हो सके, और फिर ये कि पंजाब में ही इलेक्शन नहीं होने थे बल्कि KPK में भी इलेक्शन होना ज़रूरी था। दोनों असम्बलीज डिसॉल्व हुई थी। आप पंजाब पे इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? उसके साथ साथ ये है कि इस बात को कम लोग जानते हैं और पता नहीं इस बात का शऊर क्यों नहीं दिया जाता कि बहुत सारी नेशनल असम्बली की सीट्स हैं जहां से PTI के लोग रिजाइन कर गए थे, तो या किसी और वजह से, किसी डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से या किसी और वजह से अगर सीट खाली हो गई
तो उसका तरीक़ेकार ये है कि फिर आपको इलेक्शन करवाने हैं उस खाली सीट पे 60 दिनों के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाए गए और वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह उज़्व मुअत्तल बन के रह गया। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि कोर्ट्स को भी कि वो फैसले किए जाएं ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इम्प्लीमेंट भी हो सकें। तो मैं ये उस वक्त देखें, कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े तौर पे कहता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई कि 14 दिनों के अंदर जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का वो इजलास बुलाने का पाबंद है, उसने इजलास नहीं कॉल किया, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया। ये बहुत सारी चीजें, अच्छा, बहुत सारे फैसले इस तरह के, तो कोर्ट्स को भी मेरे ख्याल में सोच समझ के वो फैसले करने चाहिए और मुल्क के हालात भी देख के कि हमारे मैशत। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जी जी, असेंबली तोड़ना मजाक नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता। सही। और क्वेश्चन रेज किया गया था, एक ऑनरेबल जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा था कि इसे भी देख लेना चाहिए कि बिला वजह असेंबली तोड़ने का जवाब जहाँ पे मौजूद ना हो, जी जी, वहाँ पे उसे जस्टिफाई ना किया जा सके, वहाँ वो वाकई असेंबली वो उसे तोड़ी समझी जाएगी। या वो तो सर जब अभी हमने कौमी असम्बली तहलील होते देखी है, जवाब तो वहाँ भी आज तक हमें समझ नहीं आया। मुजम्मिल, आपका क्वेश्चन। राजा साहब, इस फैसले की तशरीह यही बनती है कि जो बात की जा रही थी सदर पाकिस्तान ने तारीख देनी है, लेकिन जिस तरह से अदालत का फैसला बता रहा है वो तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है कि आपने 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख देनी है या इलेक्शन करवाने हैं। तो आपको लगता है कि वो जो मौक़िफ़ था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेंगे डेट, वो इस फैसले के बाद जो है वो डिस्प्यूट हो गया है वो मामला? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमाते हैं। मैं तो वाज़े तौर पे मेरा पहले से ये मौक़िफ़ है, कई बार ये कह चुका हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर, ही फिगर्स नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अनाउंस द डेट। ये इलेक्शन कमीशन का सारा काम होता है और इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है या दोनों की म्यूचुअल कंसल्टेशन से डेट आती है सामने। लेकिन उन हालात में जब असेंबली डिसॉल्व हो, प्री मैच्योर डिसॉल्व हो और 90 दिनों के अंदर, 90 दिन है प्री मैच्योर रेजोल्यूशन के लिए, 60 दिन है कि टर्म अपनी एक्सपायर करके मुद्दत अपनी पूरी करके जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 60 दिन उसके लिए रखे गए हैं। तो अब 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हमने किस डेट को करवाने हैं वो प्रेसिडेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिल के तय करना था। लेकिन जब नया सेंसिस आ जाए उसमें बिल्कुल शेल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन 17(2) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 शेल के मानी बड़े क्लियर हैं, होते हैं कि मैंडेटरी है। जहाँ पे हम कानूनदान जो लोग हैं वो यही कहते हैं और समझा यही जाता है कि शेल जहाँ पे आएगा वहाँ पे वो मैंडेटरी क्लॉज होती है, फिर उस पर अमल दरामद करवाना लाजम होता है, वो आपकी एक ओब्लिगेशन बन जाती है। तो अब इसमें आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये जो नया फैसला आया इसने सारा काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की झोली में डाल दिया। प्रीरोगेटिव इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। राजा साहब, लेकिन एक और चीज़ इस फैसले से जो वाज़े हुई है वो ये है कि एक इजाफी जो विंडो छोड़ी गई है वो ये है कि अगर आपको 90 रोज़ से तजावुज़ चाहिए तो वो अदालत से ही मिलेगा आपको। तो अल्टीमेट अथॉरिटी तो फिर कोर्ट के पास होगी अगर 90 रोज़ से तजावुज़ भी करना है। इसका मतलब है कि एक रास्ता अब भी बाकी है इलेक्शन कमीशन के लिए या दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए मज़ीद इल्तवा करने के लिए इलेक्शन में। दरअसल मसला यह है कि मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि अदालतों का काम आपने भी सुना, हमने भी पढ़ा कि कानून की तशरीह करनी है, आइन की इंटरप्रिटेशन होती है। ये नहीं होता कि आइन को रीराइट करें और आइन में कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ से डालें जो आइन में प्रोवाइडेड नहीं है। जिस तरह के जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और वो फैसला लाजमन रिव्यू होगा, वो फैसला सस्टेन नहीं कर सकता। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त कहा गया कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके वोट्स काउंट नहीं हो सकते। अगर उनके वोट्स काउंट नहीं होंगे तो डिसीट कैसे होंगे? एक बात तो ये होगी, अगर वो जो बंदा जिसका वोट ही काउंट नहीं हो सकता वोट डालेगा क्यों?
और डाल के तो फिर डिसीट क्यों होगा, यानी ये एक गुनाह बेइज्जत क्यों करेगा। इसलिए उन्होंने अमली तौर पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले आर्टिकल्स थे उन्हें रिडंडेंट बना दिया। अच्छा इस हद तक कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने आज ये बात भी हुई है समात में, जिसमें ये फैसला आया कि जो रिव्यू पिटिशन है वो खारिज की गई कि 90 दिन से ऊपर अगर जाते हैं तो क्या 5 साल भी जा सकता है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन की अगर मर्जी है, उसने ही डेट अनाउंस करनी है और उसने फैसला करना है कि फ्री एंड फेयर होंगे, तो इसमें तो कोई कतगन अब नहीं है। अगर वो फरवरी में भी इलेक्शन नहीं करवाता, उसके 6 महीने बाद या 6 साल बाद भी नहीं करवाता इलेक्शन कमीशन, तो कोई उससे सवाल तो फिर नहीं कर सकता। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकती तो फिर क्या कोई ज़बरदस्ती कर सकता है इलेक्शन कमीशन के साथ। वो जितना चाहे आगे ले जाए, वो कहे कि जी अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के हम यानी इस वक्त हालात नहीं हैं, हम नहीं समझते, तो IG भी लिख कर दे दे, दीगर इदारे भी लिख कर दे दे हाँ जी माहौल ठीक नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान में शायद 10-20 साल इलेक्शन ना हो। देखें ना, ये बाजीचे अतफाल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। इलेक्शन कमीशन इस हद तक चला जाए कि 90 दिन क्या जी 5 सालों के अंदर हमने इलेक्शंस नहीं करवाने और हम ये तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये मजाक नहीं है। रीजनेबल टाइम जो आपको हल्का बंदियों के लिए चाहिए। सब रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा 6 महीने रीजनेबल टाइम है हमें चाहिए, लेकिन फिर हालात ठीक नहीं है। हमने पिछली वक्त देखा, तब भी ये बात आई थी अमन अमान ठीक नहीं है, तो फिर उसके बाद वो रीजनेबल टाइम वो साल भी हो सकता है, 2 साल 3 साल भी हो सकते हैं। देखिए अब वो पिछले हमें कोई 8 महीने तो गुजर गए हैं, तो रीजनेबल टाइम अभी तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं आया, अगले 8 महीने भी नहीं आएगा, तो 1.5 साल है तो 3 साल कर लें। देखिए रीजनेबल टाइम को फिर कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है। एक उसामा साहब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। जी जी। आप रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में, ठीक है, रिट में, तो रिट का टाइम नहीं होता, यानी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपने कब जाना है। लेकिन कोर्ट्स ने कहा कि अगर आप देर से रिट फाइल करेंगे, ताखीर से करेंगे, अनड्यू डिले होगा, तो ये लैचेस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और लिहाजा आपकी रिट टाइम बार्ड समझ, यानी टाइम मेंशन नहीं होता। जी जी। के विद इन अ रीजनेबल टाइम यू हैव टू फाइल अ रिट पिटीशन। इसी तरह ये है कि एक रीजनेबल टाइम कि जो एक प्रूडेंट माइंड को अपील कर सके कि कितने अरसे के अंदर आपने इलेक्शन हल्का बंदियां करनी है, उस पर ज़रा एतराज़ात आते हैं, उन एतराज़ात को दूर करके लिस्टें तैयार करनी और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करना। मेरे ख्याल में जो उम्मीद है और जो कहा जाता है कि फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान में, इससे ज्यादा फरवरी अगर नहीं हुए फिर सर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला जा रहा है, पाकिस्तान बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, अब उगला कन्वेंशन 7 सितंबर 5 सितंबर को है। देखते हैं फिर क्या होता है और क्या हम इसी में घूमते रहेंगे कि जी वो इलेक्शन की डेट आ गई लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा, फिर हम इसी पर होंगे। लेकिन अब सर नैब की बात करते हैं। नैब की जो तरामीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिन और इसमें फ़ैसला आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि अगर जो तरामीम हुई और अगर अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक थी और इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब ये खबर भी सामने आ रही है कि नैब ने मना भी किया था, उसके बावजूद सिर्फ ओमनी ग्रुप को ही सिंध हुकूमत जाते जाते कोई अरबों रुपए की सब्सिडी दे गई है। तो ये केसेस क्या दोबारा खुलेंगे या ये भी ऐसे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे तो अमल दरामद नहीं हो सकता, जिस तरह हमने 14 मई का देखा? नहीं, देखे ना, अगर वाकई उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद फिर तो कोई और चारेकार नहीं रह जाता। वो बिल्कुल कानून वो मअतल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिस हद तक वो कहेंगे कि ये अमेंडमेंट्स आपने गलत की। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में उसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब राइट नाउ वो नज़र आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस नैब के कानून को इससे हट के हमेशा एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया और लोगों को विक्टिमाइज किया गया। यानी मैं पूरे इंसाफ के साथ और पूरी शद्दोमत के साथ और बिल्कुल अपने कॉन्शियंस के साथ कह रहा हूँ कि आप देखें क्या होता रहा माजी में, कि आपको याद होगा कि इफ्तार शेरपाव साहब इस कानून की जद में आए, यही हुआ जी। लेकिन उन्हें जेल से निकाल के तो मुशर्रफ दौर में वो बना दिया गया मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। फैसल साले हयात जेल के अंदर थे, उन्हें निकाल के तो उन्हें भी वजीर दाखिला फिर बाद में वो बन गए। यानी
आपने उन लोगों को वजीर दाखिला बना दिया जिनके खिलाफ नैब के केसेस थे कि चलें वो आए तो आकर ये फाइलें किनारे लगाएं, इन्हें गुम करें, इन्हें फाड़ें, जलाएं, जैसा ये उनकी मर्जी, उनकी स्वीट विल और उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो नैब को तो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सही कह रहे हैं आप। जी जी। पिछले दौर में तो इंतहाई कमाल हो गया ना। जी जी। यानी आप देख लें, सामने उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें, कौम को पढ़ना चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी और दूसरा आपको पता है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना है, शहूर की सूरत-ए-हाल कितनी। ठीक है। राजा साहब ये बताइए, जिस तरह से हम रिपीटेडली कोर्ट्स की तरफ से इस तरह के फैसले देख रहे हैं, अब ये 67% जो रिप्रेजेंटेशन थी कौमी असम्बली के अंदर, उसकी पास करदा एक कानून साजी है जिसको स्ट्राइक डाउन करने की बात की जा रही है। इससे पहले हमने ये देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो उसको बंद करने के लिए एक फ़ैसला आ गया, रीराइट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बुनियादी तौर पे सारा कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेटिव इख्तियार कोर्ट के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो असम्बलीज़ का रोल तो पहले ही मिनिमल है। आपको लगता है कि ये आइडियल रोल प्ले कर रही है जुडिशरी पाकिस्तान में? बिल्कुल, आप 100% में इत्फाक करता हूँ आपकी बात से। देखें हमारा प्रॉब्लम क्या रहा, यानी 1947 से लेके हमारा प्रॉब्लम ये रहा कि मैं वकील हूँ, ठीक है, मैंने अपना काम छोड़ के आपका काम में साफ़ी बन जाता हूँ, आप साफ़ी हैं, आप अपना काम छोड़ के आप वकील बन जाते हैं, अदलिया एग्जेक्टिव का काम शुरू कर देती है, ठीक हो गया, और जो एग्जेक्टिव है वो डिक्टेटर्स का काम करना शुरू कर देती है। वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस की वजह से और इसी तरह और बाकी अदारे उनकी गैर ज़रूरी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा। हमने अदारों को मजबूत नहीं होने दिया, उन्हें एस्टेब्लिश नहीं होने दिया, उन्हें कंसोलिडेट और मुस्तहकम नहीं होने दिया, अनफॉर्चुनेटली। अब देखें कि अदलिया के कतन डोमेन में नहीं आता कि वो जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उसे रद्द कर सके। और ये जो कहा जाता है ना कि कानून बदनीयती पे मबनी था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैलाफाइडी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू दी लेजिस्लेचर, कि जी लेजिस्लेचर जो है उससे आप मैलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसके जिम्मे बदनीयती नहीं लगा सकते, ये काम उसके के साथ कानून बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता है। सही है, बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद एडवोकेट साहब, माहिर कानून किया। अब देखते हैं क्या फ़ैसला आता है नैब केस का भी, क्योंकि लग यही रहा है कि कल या चंद दिन के अंदर अंदर ये फ़ैसला भी आ जाएगा और फिर इसके भी बहुत ज़्यादा असरात होंगे सियासी पाकिस्तान पर। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई है, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, किस तरह लोग गुजारा करेंगे, क्या हालात होंगे। और इसके अलावा अब लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के बड़े फैसले लंदन के साथ साथ फिर दुबई में होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। खबर यह है कि जनाब कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की खबरें हैं, डॉलर ऊपर से ऊपर है, कोई भी पेशगोई करने को तैयार ही नहीं है कि डॉलर कहाँ जाएगा। 340 कुछ लोग कह रहे हैं जी इतने का भी नहीं मिल रहा, और इंटरबैंक में भी बहुत ऊपर जाएगा। इसी तरह हर चीज़ की कीमत अभी बढ़नी है, मज़ीद बढ़नी है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और उसकी वजह बताई जा रही है कि जी रुपए की समझ नहीं आ रही, और साथ ये कि शरह सूद बढ़ती है अगर, तो उससे भी ज़ाहिर है कि कारोबारी सेंटिमेंट नीचे जाएगा। पहले कारोबार का बुरा हाल है, तो शरह सूद इतनी ऊपर चली जाएगी तो कारोबार पर असर पड़ेगा, कोई कर्ज़ क्या लेगा, कहाँ से कारोबार करेगा। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप क्या देख रहे हैं, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल तबाही नज़र आ रही है कारोबारी लिहाज से, मईशत के लिहाज से। ये सिलसिला कहीं रुकेगा या एक दफ़ा ये सब कुछ ऐसे लग रहा है कि मलिया मेट हो जाएगा? जो श्रीलंका में हमने हालात देखे और वहाँ से रिबिल्ड उन्होंने किया, हम क्या उस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जो इस तरफ जा रहे हैं वो तो एक ऐसी जगह हम पहुंच चुके कि जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। हम तो ऐसा लगता है कि खाई में गिरते चले जा रहे हैं और वो खाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर रोज ऐसा लगता है कि डॉलर जो है वो एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, गोल्ड एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, यानी हर चीज, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी नीचे तबाह होती चली जा रही है। यानी जो चीजें चल रही हैं ये तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हो ये रहा है, देखें उसमें कि जो अशराफिया जो बैठे हुए हैं
वो तो अपनी जगह पे चल ही रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस वक्त एक जो गरीब आदमी है, या जो मिडिल क्लास था, वो तबाह बर्बाद हो गया है। गरीब आदमी के पास ना खाने के लिए चीजें अब बची हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, प्लस आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट ने अलग मार दिया हुआ है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त ठीक चल रही है? मुझे तो ऐसा कोई इदारा नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी इकोनॉमी की कोई ऐसी स्पेस नजर नहीं आ रही कि जहां बोले हाँ यार ये एक सेक्टर जो है ये तो चलो ठीक चल रहा है। रिटेल हो वो बैठा हुआ है, होलसेल हो वो बैठा हुआ है, इंडस्ट्री हो वो बैठी हुई है, इंपोर्ट हो नहीं रही, डॉलर दिन ब दिन बेकाबू, तो अब छोटा वर्ड नजर आता है। अल्लाह हम पे रहम करे, क्योंकि हम इतने परेशानियों में इस वक्त फंसे हुए हैं, और ऊपर से जो प्रेशर है IMF का, ना हम इस वक्त बिजली के बिलों में रिलीफ की बात सोच सकते हैं, क्योंकि ये टैक्सेस जो बिजली के बिलों में, जिसका पिछले 3-4 रोज से हर रोज हर प्रोग्राम में तस्करा हो रहा है, ये टैक्सेस तो आज से 1 साल पहले भी थे, ये टैक्सेस तो आज से 2 साल पहले भी थे। मसला ये है कि 2 साल पहले प्राइस पर यूनिट इतनी ज्यादा नहीं, तो इसलिए उसका इफेक्ट नहीं आता था। अब चूंकि प्राइस पर यूनिट बढ़ गई है, तो ये टैक्सेस जो है ये हमें अजाब लग रहे हैं। अगर आप देखें जिसका बिजली का बिल 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स मिलाकर तकरीबन 52% सिर्फ ये 2 टैक्सेस देने हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, जिसमें 12% इनकम टैक्स है और बाकी सारा का सारा सेल्स टैक्स जी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसे ही टैक्सेस लेने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे के बाद ये 100% टैक्सेस हो जाएंगे और असल तो पता नहीं कहीं और रह जाएंगे। तो जो चीजें हैं वो बहुत इस वक्त परेशान कुन है। हमें इंस्टेंटली जो एक गरीब तबका जो है, जो बॉर्डर लाइन से नीचे है, उसके लिए काम करने की जरूरत है, वरना जो आज लोग हाथ फैलाने पे मजबूर है, वो कल हाथ गले तक आएंगे हमारे। जान साहब ये बताइएगा कि पेट्रोल के हवाले से भी कहा जा रहा है 10 रुपये इजाफे का खदशा है। हमें याद है PTI के दौर में भी ओगरा से मुतल्लिक एक बिल आया था उनको ऑटोनमस करने के लिए। तो आपको लगता है अभी गवर्नमेंट की जो बेसिकली मैंडेट है उसमें वो कंट्रोल कर सकते हैं पेट्रोल की प्राइसेस को, या फिर इट्स बियॉन्ड देम और उनकी डायरेक्शन जो है वो इसमें काम ही नहीं करती? मेरे ख्याल से इस वक्त किसी के हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है। एक वो सोशल मीडिया पे एक जो कीमत का जो फ्लायर चल रहा है, 10 रुपए नहीं जनाब 20 रुपए का है। तो आप जब देखेंगे तो हो सकता है कि 20 रुपए का इजाफा हो जाए। इस वक्त मुश्किल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल ट्रेड कर रहा है वो $80 के उससे ज्यादा है, और माशाल्लाह हमारा जो डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है वर्सेस रुपी, वो 307 रुपए तो ऑफिशियल है। तो हमें जो भी डॉलर, अगर तेल इंपोर्ट करना है तो उसके लिए तो डॉलर ही बाहर जाएगा ना। तो हमारे पास डॉलर तो है नहीं, चूंकि डॉलर नहीं है और ओपन मार्केट में डॉलर 327 रुपए पे चल रहा है इस वक्त। तो मसला ये है कि कहीं से भी डॉलर लेंगे आप, तो ये पेट्रोल ने इस वक्त महंगा ही होना है, आपके पास चॉइस नहीं है। अनलेस हम बिजली जो है वो अपनी जो थर कोल है, कोल से बनाना शुरू कर दें। आज ये तैयार कर लें कि हमें बनाना ही कोल से है और आगे नहीं करना पेट्रोल से काम, या सोलर या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जाना है, तब तो कोई सूरत नजर आ सकती है अगले 3-4-5 महीने के बाद। लेकिन फिलहाल ना आप डॉलर को कंट्रोल कर सक रहे हैं, ना आप ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। हर 15 दिन बाद ये झटका आएगा। और अभी बाय द वे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट का झटका आने वाला है अगले कुछ दिनों में 2% का। तो आप कीजिए 25% या 27% का कारोबार। मैं देखता हूँ कैसे होगा 27% का। तो ये ज़ीशान मर्चेंट साहब, यही मेरा सवाल है। पहले ही बता दूं ताकि लोग बहुत ज़्यादा मायूस ना हो जाएं कि मैंने ये भी पूछना है कि बेहतरी हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं, क्या वो आसार होंगे। लेकिन पहले ही बताएं कि वो जो कहते हैं कि हमने क्या बॉटम को हिट कर दिया बिल्कुल, या अभी वर्स्ट क्या हो सकता है, इससे आगे अब क्या होगा? अगर आप कह रहे हैं 27% पे चला जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो उसके बाद क्या होगा? या डॉलर अभी मजीद ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा होता है तो क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, पहले ये बता दें। एक लीडर ने ये कहा था ना कि डॉलर जो है वो 400 रुपए हो जाएगा, तो हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से ये डॉलर बढ़ रहा है ये वहां पहुंच जाएगा। ये इंटरेस्ट कॉस्ट आगे बढ़ जाएगी। आप टैक्सेस कैसे कलेक्ट करेंगे इस साल के? मुझे तो टैक्सेस कलेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब लोगों का कारोबार नहीं चलेगा तो वो टैक्स कैसे देंगे? सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ये सोच ही लिया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल रॉक बॉटम पे ले जाना है,
तो फिर आगे तो होप कोई नजर नहीं आ रही। हाँ, रॉक बॉटम क्या है? मतलब कारखाने बिल्कुल बंद हो जाएंगे जिस तरह हमारे प्राइम ऐसे ही मिनिस्टर ने कहा था, तो क्या हो गया, होगा क्या? देखिए, मुल्क में इंपोर्ट नहीं हो रहा, अब रिटेलर्स कल परसों स्ट्राइक पे चले जाएंगे, यानी हम किस नहज पे जाना चाह रहे हैं? अगर तो ये जैसे अभी पिछले कुछ अरसे में कोई 12-15 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, अगर इसी तरह से आबादी को कम करना है और इसी तरीके से लोगों को बाहर भेजना है, तो एक तरीका ये है कि जब लोग पाकिस्तान से चले जाएंगे तो लोग यानी एक्सेस चीजें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये हल नहीं है। मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले 5 से 6 महीने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत टफ है। अगर हमने आज से मेजर्स को ठीक करना शुरू नहीं किया तो ना हमारा टैक्स का टारगेट कलेक्ट होगा, ना हमारी जो है पेमेंट्स होंगी जो हमने इंटरेस्ट कॉस्ट पेमेंट करनी है, हम मजीद कर्जे लेने पे मजबूर हो जाएंगे और जो कि हम ले रहे हैं इस वक्त। तो इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रिंसिपल ही हमारा बढ़ता चला जाएगा। एक वक्त यह आएगा कि जो टैक्स हम कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में जा रहा हो। तो शाम साहब ये हाँ, इसकी एक इंटरनेशनल एक्सप्लेनेशन भी कुछ लोग देते हैं, टर्की की मिसाल देते हैं, वहाँ इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, वो सब है। आपको क्या लगता है ग्लोबल रिसेशन का कितना इम्पैक्ट है पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पे, या फिर ये सारा डोमेस्टिक क्राइसिस है, इंटरनेशनल जो स्टेज है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें? देखिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन या ग्लोबल रिसेशन की बात आज से आप 1-1.5 साल पहले मुझसे कहते, जब कमोडिटी सुपर साइकिल था तो मैं मान जाता आपकी बात, लेकिन अब तो कमोडिटी सुपर साइकिल नहीं है। इस वक्त इंटरनेशनली प्राइसेस काफी नीचे आ गई पिछले 1.5 साल के मुनासिबे। अगर आप उसको वो करें, मुआवजा करें उसका, तो वो प्राइसेस नहीं है जो 1.5 साल पहले थी। 1.5 साल पहले जो आपका पर बैरल डॉलर ये जो फ्यूल था ये 118-120 पे था, आज तो फिर 85 पे है, तो उससे तो बहुत ही कम है आज भी। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनली क्रिएटेड चैलेंजेस यकीनन कुछ होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है ये डोमेस्टिक क्रिएटेड चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आज आपके बिजनेस को कि यार मेरे आगे होना क्या है 3-4 महीने में। वो आज कोई इंपोर्ट के लिए एलसी खोलता है, तो जब तक वो उसकी इंपोर्ट आती है, डॉलर की रेट में जो है 8, 10, 15 रुपए का फर्क हो जाता है, उसकी तो कॉस्टिंग आउट हो जाएगी। जब वो बेचेगा तो वो प्राइस में ऐड ऑन करके बेचेगा। खरीदने वाला कैसे खरीदेगा? क्या खरीदने वाले के इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं? अब मेरे और आपकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो हम तो नहीं खरीद सकेंगे एक स्टेज के बाद। फिर होगा क्या? हम अपनी चीजों को कंज्यूम करना कम कर देंगे। जब कंजम्पशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर आपके पास एक और क्राइसिस आएगा कि आपकी इनकम लेवल नहीं होंगे, आपके टैक्सेस क्रिएट नहीं होंगे। ओवरऑल आई डोंट सी अ गुड 2-3 मंथ फॉर पाकिस्तान। हाँ, हमने अगर रिकोडेक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, हमने अपने थर्कोल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, सीरियसली काम करना शुरू कर दिया, तो फिर 4-5 महीने के बाद थोड़ा सा टर्न अराउंड हम देख। तो क्या हम उस पर काम कर नहीं रहे सर? इन सब पर हो नहीं रहा काम? बातें तक तो बहुत सारी हो रही हैं, काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है? आप तो मार्केट की पल्स देखते हैं हर रोज, मैं तो फिर थोड़ा बहुत सिर्फ तज्जिया देखता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, बातों की हद तक चीजें हो रही हैं, हम कोशिश करने के लिए हैं, लेकिन आप मुझे बताएं केयर टेकर सेटअप के पास मैंडेट कितना है? सर वो तो ये कि क्या किसी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? वो तो कहते हैं 18 महीने का कम से कम शायद मैंडेट हो, या 6 महीने तो कहीं नहीं गए। अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है कि हम 6 महीने बाद या 1 साल बाद इलेक्शंस करवा रहे हैं, तो क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी इससे सर मार्केट में कि चलें 1 साल तो ये लोग हैं? सवाल ये पैदा होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई लॉ बदल सकती है, कोई लॉ नया ला सकती है? वो नहीं कर सकती। उसका काम सिर्फ एक है, उसका काम है इलेक्शन करवाना, और वो इलेक्शन जितनी जल्दी करवाएगी उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है, वो उन्होंने ही कहा हमारा काम नहीं है वैसे। वो कह रहे हैं वो हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम। सोलंकी साहब ने कहा है वैसे, वज़ीर इत्तेलात से वो कहेंगे जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तब हम नहीं। जी जी, टोपी उतार के दूसरे के सर पे डालना चाहते हैं और दूसरा अपनी टोपी उतार के किसी और के सर पे डालना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि हम सच नहीं बोल रहे, प्रॉब्लम यह है कि हम ओन नहीं कर रहे अपनी डेफिशिएंसीज को, प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को सच नहीं बता रहे। क्योंकि जिस वक्त तक आप अपनी चीजों को एनालाइज कर लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को बता दीजिए कि भाई हमारे पास नहीं है रिजर्व्स, लोगों को बता दीजिए, ताकि आप उनको हर रोज मार रहे हैं, आप उनको एक दफा बता दीजिए, मेंटली उनको तैयार करते। आप और हम ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके हैं जनाब, हमारी जो है ना, हम हाइपर टेंसिव हो गए हैं, हर चीज में हमें जो है हर रोज कोई नया टेंशन मिलता है। अब
आज सुबह मैं आपको घर की एग्जांपल देता हूँ। मैं घर से ये कह के निकला कि यार गाड़ी में अगर पेट्रोल फुल करा सकते हो तो करा लेना, रात को बढ़ जाए। टेंशन है ना मुझे, जी मुझे पता है कि चीजें बढ़ जाने वाली है, पेट्रोल बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ जाएगा। मेरा ऑफिस का एक एम्प्लॉई जो गुलिस्तान जौहर कराची में रहता है, वो यहाँ से चुंदरीगढ़ रोड में उसका वन वे का बस का किराया 140 रुपए, 2 वेज का मतलब है 280 रुपए। उसका महीने का किराया ऑफिस आने और घर जाने में 7,000 रुपए लगता है। सवाल ये है कि जब 7,000 रुपए उसका सिर्फ किराया है, जी कैसे जिंदगी गुजारे वो? खुराक कहाँ से देगा? जी आप मुझे ये बताइए कि अभी आपकी जितनी भी प्राइसेस है कमोडिटीज की, क्या वो सस्ती हैं? 180 रुपए शक्कर हो गई भाई किलो। हम कहाँ हैं? 5 की दाल 500 रुपए पर केजी। तो अफगानिस्तान चलेगी ना। सब मसला ये है ना कि हम ये भी तो नहीं रोक पा रहे, हम स्मगलिंग को भी तो नहीं रोक पा रहे। हमारी चीजें सारी उड़ के कहीं और चली जाती हैं, आती किसी और नाम से, चली कहीं और जाती हैं। देखिए, ओवरऑल सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। जब तक आप सिस्टम को ओवरऑल नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं हो सकती। सर, ये तो केयरटेकर सेटअप के पास सबसे अच्छा मौका है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई उन्होंने जाकर लोगों से वोट नहीं लेने। अगर जिसको पिछली हुकूमत मुश्किल फैसले कहती थी ले लें, ओवरऑल करना है तो ये सिस्टम को कर दें। क्योंकि सर हम 10 में से 4 पाकिस्तानी बच्चे स्टेंटेड ग्रोथ, यानी उनकी नशोनुमा नहीं हो पा रही, खुराक उनको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद बढ़ गई है, शायद दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो हमारा तो मुस्तकबिल का ये हाल हो गया है। आज ये बात हो रही है कि जी वो चीनी महंगी है, तो लोग कह रहे हैं चीनी के बगैर शायद जिंदा तो रह लें, आटे के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, रोटी के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। 16 महीने की कंपैरिजन देता हूं, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें। ये 16 महीने पहले मार्च की दाल जो थी 300 रुपए किलो थी, आज 500 रुपए है। चने की दाल 180 रुपए किलो थी, आज 280 रुपए है। आटा जिसका भी आपने जिक्र किया 85 रुपए था, आज 170 रुपए है। दूध 150 रुपए था, आज 250 रुपए। चाय 1400 रुपए थी, आज 2100 रुपए। शक्कर 90 रुपए थी, आज 180 रुपए। कुकिंग ऑयल 540 रुपए था, आज 650 रुपए हो गया। चावल 210 था, 440 रुपए हो गया है। मुर्गी 250 रुपए किलो थी, आज 500 रुपए किलो है। रोटी 15 रुपए थी, आज 30 रुपए। ये सिर्फ 16 महीने में आपकी इन्फ्लेशन या कुव्वते, यानी जिसको कहते हैं ना प्राइसेस बढ़ी हैं। आप मुझे बताएं गरीब आदमी कैसे गुजारा करे? मैं अभी आपको जिस अपने ऑफिस के बंदे की सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बता रहा था, उसके मैंने खर्चे लिखे थोड़े बहुत, तो उसके खर्चे मिला के महीने के जो है किराया शामिल नहीं है घर का, 55,000 रुपए बन रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक गरीब आदमी जो पियोन लेवल पे है, उसका खर्चा 55,000 रुपए है, एक्सक्लूडिंग घर का रेंट, एक्सक्लूडिंग बच्चों की ट्यूशन फीस, एक्सक्लूडिंग नए कपड़े या कोई बाहर खाना खाना। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कॉस्ट इतनी बढ़ गई है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूं, 60,000 या 65,000 रुपए कर दूं, जबकि मिनिमम वेज जो है 32,000 रुपए है, या वो चोरी करे। 2 ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या वो भीख मांगे लोगों से, या वो कर्जे ले लोगों से। तो हम क्या ये चाहते हैं कि आज का एक आम आदमी, उसको हम कर्जों पे या खुदकुशियों पे या हम चोरी पे लाद डाल दें? हम क्या चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर की भी आपने बात की कि उसको अनपॉपुलर डिसीजन लेने, वो मजीद क्या अनपॉपुलर डिसीजन लेगी? वो मजीद कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहती है, वो मजीद कर्जे लेना चाहती है, वो मजीद हमें और मुश्किलात में डालना चाहेगी। फिर तो इसका मकसद ये है कि अगर ये सारी बातें हम बड़े आसानी से कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर, और अनपॉपुलर डिसीजन ले ले। जनाब, जरे उस दिन से जब आपके और मेरे गिरेबान तक लोगों के हाथ होंगे। अभी जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, कल को वही हमारे गिरेबान पकड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा हाथ इधर है, इस तरह से हम देने की पोजीशन में है, लोगों का हाथ अब ऐसे हो गया है, और डरे उस दिन से कि जब वो हाथ ऐसे आ जाए आपकी गर्दन से। हालात बहुत मुश्किल, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, और अभी तक ये भी नहीं पता चलता और मुश्किलात बढ़नी है और बेहतरी कब से शुरू होगी, और बेहतरी के आसार भी नज़र नहीं आ रहे। आज अगर कोई बेहतरी शुरू हो तो कुछ अरसा लगेगा। ज़ीशान मर्चेंट साहब का ख्याल है कि कम से कम 6 महीने बेहतरी में लगेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत भी नहीं हो रही।
अल्लाह ताला रहम करें, हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं कहाँ तक ये सब कुछ जाएगा, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे डॉलर है, चाहे पेट्रोल की कीमत है, दीगर महंगाई है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।